चलिए जी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो को, जिसमें हमने ट्रिप्टोफैन ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल से डिस्कस करना है। लैक्टोज ऑपरेटिंग सिस्टम होप्स आपको समझ आ गया होगा, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब लैक्टोज ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है तो हमने उसकी कैटाबॉलिज्म करनी होती है, लेकिन शर्त यह है कि ग्लूकोज अवेलेबल ना हो, क्योंकि बैक्टीरिया अपनी ग्लूकोज को प्राइमरीली यूज़ करते हैं अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए, लैक्टोज को इस्तेमाल नहीं करते बेशक वो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हो। नेक्स्ट हमने पढ़ना है ट्रिप्टोफैन ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रिप्टोफैन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन होने के लिए हमें जीन्स चाहिए होती हैं। देखें कुछ जीन्स हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है और इसकी हमने सिंथेसिस के लिए कुछ जीन्स को ऑन करना है। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के लिए हमने कुछ ट्रिप्टोफैन के लिए सिंथेसिस के लिए जीन्स को ऑन करना है। जीन्स को कैसे ऑन करेंगे, इसकी नेगेटिव रेगुलेशन होती है। मतलब अगर आपके पास अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है ना, तो ये खुद ही से क्या कर देगा, नेगेटिवली रेगुलेट कर देगा। ट्रिप्टोफैन ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही से क्या करेगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो जाएगा, ये रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो जाएगा और उसकी को मदद करवाएगा उसकी ऑपरेटर के साथ बाइंडिंग में। ये मतलब डिफरेंट अनोखा किरदार अदा कर रहा है ट्रिप्टोफैन ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रिप्टोफैन जब ज़्यादा हो गया रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो जाएगा और ऑपरेटर के साथ इसकी बाइंडिंग को फैसिलिटेट करेगा कि भाई आओ, ज़्यादा हो गए रिप्रेसर के साथ बाइंड करके क्या आओ मैं तुम्हें ऑपरेटर तक छोड़ के आओ, तो तुम उसकी बाइंडिंग को अच्छा करेगा और फिर जाहिर सी बात है ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम अनइंड्यूस नहीं होगा और मतलब इसे को रिप्रेसर कह सकते हैं। ट्रिप्टोफैन को रिप्रेसर कर सकते हैं, मतलब रिप्रेसर के साथ ये मदद कर रहा है, तो ये सिस्टम दूसरा है। अगर इस मेथड से ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ना हो सके, ट्रिप्टोफैन हालांकि ज़्यादा था लेकिन इस मेथड से ऑफ नहीं हुआ, तो दूसरा मेथड भी होता है कि उसको कहते हैं एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन की फॉर्मेशन से, एटीन्यूएशन प्रोसेस से ट्रिप्टोफैन ऑपरेटिंग सिस्टम भी रेगुलेट होता है। एक ये वाला प्रोसेस है, दूसरा कौन सा है, एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन क्या होता है कि इसमें एक मैसेंजर आरएनए बनता है ना, जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में मैसेंजर आरएनए बनता है। एटीन्यूएशन के अंदर एक मैसेंजर आरएनए जो बनता है ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में, एटीन्यूएटर जो है ना उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। मैसेंजर आरएनए के अंदर एटीन्यूएटर यानी हेयर पिन स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनता है। जैसे ही ये मैसेंजर आरएनए के अंदर इंट्रोड्यूस होता है हेयर पिन स्टेम लूप स्ट्रक्चर, तो इसके नतीजे में जो मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन होती है, तो प्रोटीन जो बनती है वो नॉन फंक्शनल होती है, उस प्रोटीन की ज़रूरत नहीं रहती, तो उसको हम बॉडी रिमूव कर देती है, डिग्रेड कर देती है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ऑफ हो जाता है दो सूरतों के नतीजे में। या तो ट्रिप्टोफैन ज़्यादा होता है तो ये रिप्रेसर से बाउंड होकर को रिप्रेसर का किरदार अदा करता है और ऑपरेटर के साथ उसकी बाइंडिंग को फैसिलिटेट करवाता है और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाती है। दूसरा एटीन्यूएशन प्रोसेस होता है। अगर ट्रिप्टोफैन कम मौजूद है तो हमें सिस्टम की ज़रूरत है, तो क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए की वो साइड जिन्होंने एटीन्यूएशन हेयर पिन बनानी थी वहाँ पर राइबोसोम्स आ जाते हैं। क्योंकि ट्रिप्टोफैन नहीं है तो राइबोसोम्स इन कोडोन्स पर आ जाते हैं और उसके एटीन्यूएशन हेयर पिन नहीं बनने देते और एटीन्यूएशन फिर नहीं होती और फिर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन जो है होती है और ट्रिप्टोफैन बनता है, ऑन हो जाता है ये सिस्टम। तो ये प्रोसेस होता है ट्रिप्टोफैन ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कोऑर्डिनेशन को, तो सबसे पहले उसके अंदर आ जाता है स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स। ये क्या है कोऑर्डिनेशन, स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स क्या है। ई कोलाई होते हैं ना, शेरिशो कोलाई यानी प्रोकैरियोटियम पढ़ें, इसके अंदर 7 ऑपरोन्स मौजूद होते हैं जिन्होंने राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करना है। ये ऑपरोन सिस्टम किसी ना किसी सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है ना। पहले वाला लैक ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसमें हमने ऐसी प्रोटीन्स बनानी थी जिन्होंने कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज करनी थी। उसके बाद ट्रिप्टोफैन ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसके अंदर हमने अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन बनाना था। अब ये जो ई कोलाई का ऑपरेटिंग सिस्टम, ई कोलाई के पास 7 ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस के लिए, जो कि राइबोसोमल आरएनए आपको पता है राइबोसोमल प्रोटीन्स के साथ मिलता है, राइबोसोमल प्रोटीन्स के साथ मिलता है और ये आपको पता है राइबोसोम बनाता है। तो राइबोसोम असेंबली के लिए राइबोसोमल आरएनए चाहिए, तो राइबोसोमल आरएनए को बनाने के लिए 7 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ई कोलाई के पास। ये प्रोकैरियोट है और रेगुलेट करना होता है, सारी सी बात है। इन 7 ऑपरेंस को रेगुलेशन भी होनी चाहिए। तो इनकी रेगुलेशन अगर अमीनो एसिड्स नहीं होती हैं तब होती है। अमीनो एसिड्स की कमी जब हो रही होती है तो इस सिस्टम की रेगुलेशन होती है, क्योंकि अमीनो एसिड्स आपको पता है रोल प्ले कर रहे हुए होते हैं इस सारे प्रोसेस ट्रांसलेशन के प्रोसेस के अंदर। तो अमीनो एसिड्स जब नहीं होते तो रेगुलेशन होती है और इस रेगुलेशन को अमीनो एसिड स्टारवेशन के नतीजे में हम स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स कहते हैं। होता क्या है कि जब अमीनो एसिड्स नहीं होते तो ट्रांसफर आरएनए के साथ वो बाइंड नहीं होते। आपको पता है ट्रांसफर आरएनए जो होता है अपने साथ अमीनो एसिड्स को लेके आता है और वो हो जाता है चार्ज्ड इन ट्रांसलेशन प्रोसेस। लेकिन जब अमीनो एसिड्स नहीं है, उनकी कमी है, तो ये अनचार्ज रह जाएगा। जब ये अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए जब राइबोसोम की ए साइट पे जाएगा, ए साइट ऑफ राइबोसोम पे जब जाएगा ना, तो वो एक प्रोडक्शन करवाएगा अलार्मोन, नाम याद रखिएगा थोड़ा सा मुश्किल नाम है, अलार्मोन ग्वानिसिन
टेट्राफॉस्फेट की, इसको कहते हैं PPGPP। इसकी ये फॉर्मेशन करवा देगा। जब इसकी फॉर्मेशन होगी तो इनहिबिशन ऑफ दी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। अब ये जो अजीब सा डेरिवेटिव बना है गुआनोसिन डाइफॉस्फेट का, ये कैसे बनता है? ये स्ट्रिंजेंट फैक्टर रेल ए के प्रेजेंस में बनता है। स्ट्रिंजेंट फैक्टर रेल ए जो है ना इसकी फॉर्मेशन करवाता है। ऐसे थोड़ी बन जाता है, किसी ना किसी एंजाइम की जरूरत होती है जो कि ये फॉर्मेशन करवाता है। यानी अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए ए साइट ऑफ राइबोसोम के पास आया, इसकी वजह से स्ट्रिंजेंट फैक्टर रेल ए की मदद से अलार्मोन गुआनोसिन टेट्राफॉस्फेट बना। इसके एलिवेशन ज़्यादा होने की वजह से राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की इनहिबिशन हो जाती है। फिर राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स मौजूद नहीं हैं तो जाहिर सी बात है प्रोटीन भी नहीं बन सकती। जब प्रोटीन भी नहीं बन सकती तो राइबोसोम लाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने तो राइबोसोम्स बनाना था। और ये सारा प्रोसेस हमें ट्रांसलेशन में ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। अमाइनो एसिड्स भी ट्रांसलेशन में चाहिए होता है, राइबोसोम भी ट्रांसलेशन में चाहिए होता है। तो जब वही नहीं है, अमाइनो एसिड स्टार्वेशन हो रही है, तो राइबोसोम लाने की सिंथेसिस भी रोक दी जाएगी। ठीक है। दूसरा ये कि ये मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस जो रुकी है ना, ये उस मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस नहीं रुकती जो कि अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस इनहिबिट हो गई जिसने राइबोसोमल आरएनए बनाना था, लेकिन उस मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस इनहिबिट नहीं होती जिसने ऐसे एंजाइम्स बनाने हैं, जिसने ऐसी प्रोटीन्स बनानी है, जिसने ऐसे एंजाइम्स बनाने हैं जिसने आगे जाके अमाइनो एसिड्स को बनाना है। क्योंकि बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स की कमी हो रही है, तो हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि उन एंजाइम्स को इनहिबिट कर दें जो अमाइनो एसिड्स बना रहे हैं। तो उस मैसेंजर आरएनए की इनहिबिशन कभी भी नहीं होगी जिसने अमाइनो एसिड्स आगे जाके बनाने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कब इनहिबिट हो रही है, कब वो हो रही है। दूसरा जो पॉइंट है एक्सटेंजन रिस्पॉन्स था कोऑर्डिनेशन के अंदर, दूसरा था रेगुलेटरी राइबोसोमल प्रोटीन्स। अब हमारे पास राइबोसोमल प्रोटीन्स के लिए भी ऑपरेंस होते हैं। अभी मैंने आपको पिछले स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स के अंदर बताया कि जो राइबोसोमल आरएनए है ना, उसके लिए 7 ऑपरेंस होते हैं उसके सिंथेसिस के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए। अब हमने राइबोसोमल प्रोटीन्स की, अब 2 चीज़ों से मिलकर बनता है ना राइबोसोम, एक राइबोसोमल आरएनए, एक राइबोसोमल प्रोटीन्स। तो दोनों की हमने रेगुलेशन करनी है, उनकी सिंथेसिस की। राइबोसोमल आरएनए की पढ़ ली स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स की सूरत में। अब हम राइबोसोमल प्रोटीन्स की पढ़ेंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रोडक्ट्स हो गए हैं, जब राइबोसोमल प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, तो उसको ऑफ कर देंगे। तो होता क्या है कि जब राइबोसोमल प्रोटीन ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये ट्रांसलेशन की डिप्रेशन खुद ही से करवा देती हैं। कैसे करवाती हैं? ये राइबोसोमल प्रोटीन ना मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट था, आपको पता होना चाहिए, चाइल्ड एंड गैंडो सीक्वेंस। मतलब ये चाइल्ड एंड गैंडो सीक्वेंस प्रेजेंट था। अब ये सीक्वेंस के पास जाके बाइंड हो जाती हैं। जब ये सीक्वेंस के चाइल्ड एंड सीक्वेंस के पास जाके बाइंड हो जाएंगी और क्या करेंगी, उसको बाइंड नहीं होने देंगी स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ जब वो बाइंड नहीं होगा तो ना वो उसको रिकग्नाइज करेगा, ना ट्रांसलेशन फर्दर होगी। तो सिंपल सा बात है, इसकी कोई डिफिकल्ट बात ही नहीं कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है चाइल्ड एंड गैंडो सीक्वेंस, जिसको रिकग्नाइज करता है, जो कि बिल्कुल जो इनिशिएटिंग कोडोन होता है उसके प्रेजेंट होता है अपस्ट्रीम पे। अपस्ट्रीम यानी 5th एंड की तरह प्रेजेंट होता है। जब हमारे पास इसको ये रिकवर कर लेगी राइबोसोमल प्रोटीन चाइल्ड एंड गैंडो सीक्वेंस को, तो ये बिल्कुल भी स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट की इसके साथ बाइंडिंग नहीं होने देंगी। जब मैसेंजर आरएनए और स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो आपस में नहीं मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है क्या नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगी। तो इस तरह से ये सिंथेसिस जो है राइबोसोमल प्रोटीन्स ऑफ दी ओपरॉन की रुक जाएगी और ये सिस्टम ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर राइबोसोमल आरएनए कम हो जाता है तो राइबोसोमल आरएनए कम हो जाए तो राइबोसोमल जो प्रोटीन है दोबारा से फिर इसको इनहिबिट कर देती है ट्रांसलेशन को। ये सिंपल सा प्रोसेस है। जब राइबोसोमल प्रोटीन ज़्यादा होंगी तो वो इनहिबिट हो जाएगा, और अगर कम होंगी तो वो जारी रहेगा। हम ये क्यों करते हैं? आपके ख्याल में क्या बात आती है कि हम ये राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स के सिंथेसिस को क्यों रेगुलेट कर रहे हैं? हम इसलिए रेगुलेट कर रहे हैं ताकि बॉडी के अंदर अगर राइबोसोमल आरएनए ज़्यादा हो गई है तो राइबोसोमल प्रोटीन्स अपने आप को उस हिसाब से बढ़ा लें। अगर राइबोसोमल आरएनए कम हो गई है तो राइबोसोमल प्रोटीन्स अपने आप को इस हिसाब से कम कर लें। तो यही बात होती है कि अगर राइबोसोमल आरएनए की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर फॉल हो रही होती है तो राइबोसोमल प्रोटीन जो है यानी आर प्रोटीन जो है वो अपने ही मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड होकर ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देती है। अभी तो ये राइबोसोमल प्रोटीन किसी और मैसेंजर आरएनए के पास जा रही थी, वहाँ पे डिप्रेशन किरदार अदा कर रही थी। लेकिन अगर राइबोसोमल आरएनए कम होने लग जाते हैं तो ये अपने ही मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड होकर ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देती है और ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। राइबोसोमल आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में, तो इसकी हमने चाहिए होती है रेगुलेशन, और राइबोसोमल प्रोटीन की भी रेगुलेशन चाहिए होती है। तो ये आपस में कोऑर्डिनेट करके इस तरह से बैलेंस रखते हैं एक दूसरे का। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ द यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन। अभी तक हमने प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन को पढ़ा रेगुलेशन, अब हम यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन की पढ़ेंगे रेगुलेशन।